अलाना फलाना बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वे का बाद एक इंद्र मांग उठनी चाहिए और वो मांग लेता है भी लोग और उनकी पूरी टीम गाँव गाँव जानी चाहिए और लोगों को समझानी चाहिए कि खासकर पहाड़ का लोगों तक हम तक कि आपको अस्तित्व किच हो जो हम भूल गया किच हो, और वो अपना ये उद्देश्य लेकर हमारे बीच में गाँव गाँव में जाना चाहिए। और लगभग सर 137 लगभग मीटिंग करते पूरा देश भर में दिल्ली मुंबई से लेकर अब उत्तराखंड की यात्रा चली थी वहाँ में, और आज हमारा सौभाग्य कि आप लोग हमारा गाँव में हैं, तो मैं ज़्यादा आप लोगों से उनका बीच में बात नहीं बढ़ लूँ। तो सीट पहले मैं सबसे पहले ये निशांत रोहतान जी से आमंत्रित करूँ कि आप मंच संभालूँ और हमारा जो लोग हैं उनसे करूँ कि आप क्या प्रयोजन का वास्ते हैं निशांत। पहले तो कुलदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छी उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है इतने कम समय में। और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अपने साथी का परिचय दे देता हूँ। अनूप बिष्ट जी हैं हमारे, और उत्तराखंड एकता मंच के जो मेन कोऑर्डिनेटर अनूप बिष्ट जी हैं। और आज से 10 साल पहले हमारा एक संगठन हमने बनाया था उत्तराखंड एकता मंच, और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि हमने दिल्ली का जो रामलीला मैदान है उसमें 1 लाख उत्तराखंडी को इकट्ठा किया। जो मतलब लोग बताते हैं कि उत्तराखंड आंदोलन जब हुआ था उस समय जितने लोग आए थे उससे ज्यादा लोग रामलीला मैदान में, और वो भी कब, जब 8 नवंबर को नोटबंदी थी, 8 दिसंबर को नोटबंदी थी, और उसके ठीक 12 दिन बाद हमारा रामलीला मैदान में कार्यक्रम था, और पूरे देश में लोग अपने नोट बदलवा रहे थे, और पूरे दिल्ली एनसीआर के जितने भी उत्तराखंडी थे वो नोट नहीं बदलवा रहे थे, वो रामलीला मैदान पहुंच गए थे। और जब 1 लाख लोग वहां इकट्ठे हुए तब दिल्ली सरकार ने हमारी 2 बातें मानी। पहली बात कि दिल्ली में गढ़वाली कुमाऊनी जौनसरी अकादमी बनाएगी जो कि उत्तराखंड में भी अभी तक नहीं है। और जब हम बात करते थे तो बहुत सारे लोग, बुद्धिजीवी लोग हमें कहते थे कि भाई अकादमी बन ही नहीं सकती तुम्हारी, क्यों? क्योंकि तुम्हारे खुद के राज्य में गढ़वाली कुमाऊनी जौनसरी अकादमी नहीं है, तो दिल्ली में कैसे बन जाएगी? तो क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बड़े बड़े IAS अधिकारी की टीम है, सब रिसर्च पेपर सब था, तो हमें पता था हम वही काम हाथ में लेते हैं जो पूरा हो सकता है। तो हमने बेफस से कह दिया था अकादमी बन सकती है, उसमें कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है, और अकादमी हमने दिल्ली में बना दी। तो पूरे देश में पहली कोई अकादमी गढ़वाली कुमाऊनी की बनी है तो दिल्ली में बनी। दूसरा, आपका जो उत्तरायणी मकरैनी त्योहार होता है, आपके हमारे तो उत्तरायणी मकरैनी बोलते हैं, कुमाऊं उत्तरायणी बोलते हैं, उसको सरकार से फंडिंग हमने शुरू करा, और इतनी हुई है कि बताते हैं कि दिल्ली में कम से 125 जगह उत्तरायणी मकरैनी मनाई जाती है। ये 2 उपलब्धियां रही। उसके बाद जो हमारा आंदोलन वो थोड़ा वीक पड़ गया क्योंकि अनूप भाई ब्रिटेन चले गए थे, लंदन चले गए थे, और लगभग 4 साल वहां रहे, और हमारा बहुत डिस्कशन होता था कि भाई उत्तराखंड के और मुद्दे हमें हल करने, उत्तराखंड जाके काम करना, कैसे करेंगे। तो कई लगभग 1 साल तक हमारा डिस्कशन चला, बहुत सारी रिसर्च वर्क मैंने करी, अनु भाई ने करी। और देखो, अधिकतर लोग बताते हैं कि एक बार कोई गांव छोड़ देता तो लौट के नहीं आता, या कोई देश छोड़ देता है तो लौट के नहीं आता। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपनी बहुत सारी जमीनें बेच के अमेरिका सेटल होने की कोशिश करते, ब्रिटेन सेटल होने की कोशिश करते। अनु भाई 4 साल से ब्रिटेन में थे, लंदन में थे, उनको ग्रीन कार्ड मिलने वाला था। ग्रीन कार्ड का मतलब आप मिल गए तो आप वहां के नागरिक हो गए। वो सब छोड़ के इंडिया आए सिर्फ इसलिए कि वो इस लड़ाई को, पहाड़ की लड़ाई को, 5th शेड्यूल की लड़ाई को, ट्राइबल स्टेटस की लड़ाई को पूरा करता है। तो मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इतना बड़ा जगह कर पाते हैं कि भाई ये पूरे, मतलब ब्रिटेन सपना होता लोगों का जाना, वहाँ की नागरिकता आपको मिलने वाली है और छोड़ के आप यहाँ आए हो सिर्फ इसलिए। और आप देखो पूरे गढ़वाल वो पूरे कलेक्टर हैं और मतलब बहुत ऊंची पोस्ट में है, उसके बावजूद भी इनको एक शौक है कि उत्तराखंड के लिए कुछ करना है। अब बात आती है जो हम मुद्दा है हमारा 5th शेड्यूल या ट्राइबल स्टेटस। प्रेमचंद्र अग्रवाल और सौरभ बहुगुणा, उन्होंने क्या बोला कि गढ़वाली कुमाऊनी कोई यहाँ का नहीं, सब बाहर क्या रहेंगे, कोई बिहारी को ला दे, कोई बंगालियों को ला दे, कोई राजस्थानी को ला दे, ये बोलना शुरू कर दिया। तो इतना अपमान हम कैसे सह सकते हैं कि हमारे पुरखों के जंगल में, पुरखों की धरती में कोई हमें सुबोध मियां जैसा मंत्री हमें बिहारी के लात बोलता है, राजस्थानी के लात बोलता है, गुजराती के लात बोलता है। तो इतना हिम्मत कैसे आ रही है? वो इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोगों ने अपने अधिकार मांगना शुरू बंद कर दिया। जब सिक्किम के व्यक्ति को, नागालैंड के व्यक्ति को, मणिपुर के व्यक्ति को, पूरे देश के सारे पहाड़ी राज्य के लोगों को अधिकार हैं जल जंगल के, उनके पास 5th शेड्यूल है, उनके पास ट्राइबल स्टेटस है, तो फिर हमारे पास क्यों नहीं? इतना सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
तो अगर हम अभी नहीं जागे, आखिरी समय है, अभी नहीं जागे तो 5 साल बाद कुछ फायदा नहीं होगा, सब चीज खत्म हो चुकी है। तो इसलिए ये लड़ाई हमारी है और अधिकतर बातें लगभग हो चुकी है। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो साथी अनूप बिष्ट जी वो और डिटेल से आपको बताएं, और उसके बाद जब अनूप भाई अपनी बात रख लेंगे, उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन हो, सवाल हो, जो यंग बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके कुछ सवाल हों तो वो भी उनसे पूछ सकते हैं अनूप बिष्ट जी से, या मैं उनके जवाब देंगे। तो बहुत डिटेल पूरी जानकारी जो भी है आज लेके जाइएगा, और आपका काम है कि और लोगों को सूचना दीजिएगा ताकि पूरे पहाड़ तक ये बात पहुंचे। धन्यवाद। पांडव नृत्य यहाँ पे होता था, जरूर ये कोई प्राचीन भूमि है और ये भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमि है। और उत्तराखंड में ऐसी और भी भूमियाँ हैं जिनकी लोग गाथाएँ गाते हैं आज की डेट में। और मेरा नाम अनूप बिष्ट है। मैं, कोई मुझसे पूछता है कि तुम कौन से बिष्ट हो, तो हम बोल देते हैं हम मसेटा बिष्ट है। जुड़े हुए हैं हम लोग, पर कहाँ के रहने वाले, हम इडवाल समुदाय के रहने वाले हैं, हम इडवाल शहर के हैं। तो कहते तुम कौन हो, हम बोलते हैं हम यहाँ के मूल निवासी हैं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। लेकिन दिल्ली में चले जाओ, हमारे यूथों को एक क्वेश्चन पूछ लो, बोल तू कौन हो, तो कहते थे मैं ठाकुर हूँ, क्षत्रिय हूँ, फलाना हूँ, ढंका हूँ। लेकिन थोड़ा और आगे चले जाओ, आप तो बुजुर्ग लोग, आपको पता होगा कि हमारा इतिहास क्या है। पांडव नृत्य अगर हम यहाँ कर रहे हैं तो इसकी एक कोई बड़ी ऐतिहासिक वैल्यू है। ऐसे थोड़ी कि हम लोग भाई कहीं से देखा दो कि ये धरोहर है, यहाँ पे कुछ तो पांडवों के पद चिन्ह, कोई तो निशान होगा जिसकी वजह से हम लोग कर रहे हैं। बस यही अधिकार चलने वाला हमसे। और आपके गांव में धीरे धीरे एक तरह से पूछा जाएगा। अब मैं आपको बड़ी अच्छी परिभाषा बताता हूँ। उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करा, सबको पता है यूसीसी लागू हो गया जी। यूसीसी के अंदर क्या प्रावधान है? बड़ा अच्छा प्रावधान उन्होंने रखा है जो हमारे खिलाफ है। वो ये है कि लड़का और लड़की को समान अधिकार दे दिया गया है, ठीक है, पर अगर हमारे गलती से हमारे समुदाय की लड़की ने किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर ली तो जमीन के बंटवारे में आधा हिस्सा उस लड़की का भी हो जाता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब वो जो मुस्लिम लड़का है वो मेरे गांव में या मेरे गांव की किसी लड़की ने मुस्लिम से शादी कर ली या किसी और समुदाय से शादी कर ली तो यहाँ की जमीन का आधा हकदार हो जाएगा, तो वो यहाँ बसेगा, आप उसको रोक ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यूसीसी लागू हो गया। अब वो यहीं बैठ के 2 लोग आएंगे, फिर 2 के बाद 2 और आएंगे, फिर वो यहीं कहीं किसी और से अपनी शादी करवा देगा और धीरे धीरे यही गांव या मेरा गांव माइनॉरिटी में आ जाएगा। यानी कि हम वेगिन कम और वो वेगिन ज्यादा हो गया जी। ये है यूसीसी, मोटी मोटी भाषा में समझो आप। उसमें क्लियर मेंशन है कि अगर लड़का लड़की दोनों को प्रॉपर्टी को सेम अधिकार है तो आज की डेट में हम तो वैसे, हमारी तो लड़कियां वैसी भोली भाली सी लड़कियां हैं, पर हिस्सा मांगो। अब हुआ है ये देवप्रयाग में हुआ है और अब वो हिस्सा मांग रहे तो आ गए ना गांव में, तो बोलेंगे हिस्सा कितना? बोल मेरे भाई के हिस्से में आधा आता है, एक हिस्सा मेरा है और एक मेरे माता पिता का, 3 हिस्सा हो गया जी। तो एक हिस्से में वो घर बना के अब रहने लगे। अब वो मुस्लिम लड़का कर लो, अब क्या कर सकते हो? इसको यूसीसी कहते हैं आपकी भाषा में, हमारी बात तो हमारे विरोध में नहीं है क्या है? हम नहीं चाहे, हमें तो चाहिए ही नहीं यूसीसी। यही है, इसी खतरे से बचाने के लिए ये जो पांडव नृत्य हम लोग यहाँ करते हैं, कल अगर कोई समुदाय यहाँ भारी हो गया आज से 50-30 साल बाद, तो हम पांडव नृत्य करने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे और जगह लेते हैं ना परमिशन कि यहाँ आप मंदिर नहीं लगा सकते, फलाना नहीं कर सकते, तो वो लगा रहे हैं समुदाय। तो पांडव नृत्य यानी कि ये हमारी धरोहर है, ये हमारी पहचान है। इसी को बचाने के लिए हमने एक प्रावधान है जो हमारी रिसर्च है। अभी निशांत भाई और मैं अभी प्रोफेसर मोहन सिंह परमार जी से मिलकर आए यूनिवर्सिटी में, और मैंने उनसे यही पूछा कि क्या है। कह रहे पहाड़ को अगर ट्राइब में नहीं डाला, यूसीसी ट्राइब का मतलब क्यों? क्योंकि हमें यूसीसी से बाहर होना है। यूसीसी कहाँ? अभी तो उत्तराखंड में यूसीसी लगा हुआ है,
लेकिन जैसे ही हम ट्राइब के अंदर आ जाएंगे तो यूसीसी क्या हो जाएगा, खत्म। तो हमारी संस्कृति बच गई। ये इस कानून से हम चाहते हैं कि हम कैसे एक्सेप्ट कर ले ये, क्योंकि हमारा जो शुरू से एंड तक है, मैं आज आपको बताता हूं अपने दिल की बात। मैंने शादी करी है हिमाचल से, लेकिन वो गांव मुझे एक्सेप्ट नहीं करता। उस गांव में कानून लगा हुआ है कि अगर अनूप ने वहां शादी भी कर ली है तो जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं ले सकता हो। कानून है वहां पे हिमाचल में। तो हमारे यहां भी ये कानून होना चाहिए कि अगर सपोज कीजिए कि अगर हमारी बेटी अगर बाहर वाले से शादी कर लेती है तो हम अपनी जमीन का एक टुकड़ा बाहर नहीं देंगे। ये कानून हिमाचल में है, लाहौल स्पीति में लागू है। यही कानून हमें यहां चाहिए, यही मांग रहे हैं हम। इस कानून का नाम है 5th शेड्यूल। इसमें क्या होता है, पहले जनजाति के अंदर आ जाते हैं लोग, यानी कि एक ट्राइब के अंदर आ जाते हैं। और हम तो ट्राइबल ही है। पांडव नृत्य नचाना एक ट्राइबल की पद्धति है। हम तो और भी जैसे बड़े बड़े मंदिर लगते हैं, हम भी करते, हम भी बनाते हैं यहाँ पे बड़े बड़े मंदिर। पर हमने यही तो फॉलो करना, हमारा यही तो कल्चर है। तो इस धरोहर को बचाने के लिए 5th शेड्यूल, जनजाति का दर्जा हमें चाहिए, उसके ऊपर 5th शेड्यूल लागू होना चाहिए। अगर लागू नहीं हुआ तो माइनॉरिटी में आ जाएंगे। पहला ये। दूसरा, यूसीसी से लड़ने के लिए ये कानून चाहिए। अब रोजगार की बात कर लेते हैं। अगर आपके अंदाजे से मैं पूछ लूं, अब जरूर जवाब देना, क्योंकि आप जवाब देंगे तो ये बच्चे सुनेंगे और ये बच्चे हाव भाव को, बातों को समझेंगे। आपके गांव में कितनी पॉपुलेशन है और जब यहाँ पे बड़ा पांडव नृत्य होता है तब कितनी पॉपुलेशन आती है? अभी कितनी है, कोई बता दीजिए। मुश्किल से 100 लोग। 100 लोग। और जब पांडव नृत्य होता है, कोई बड़ी पूजा होती है, तब कितने लोग आते हैं? 500, 600, 700 लोग। 700 लोगों का मतलब समझ रहे हो, 100 और 700। मेरे गांव में भी है। मेरे गांव में 40 घर हैं, लेकिन अभी एट ए टाइम वहां पे 400, 450 लोग आ रखे हैं। वो तब आ रखे हैं जब 2 कुटुंबदारी के घर के मेंबर मर गए हैं और वो पूजा में शामिल नहीं हो सकते, तब 400 लोग आ रखे हैं। तो हमारे गांव की जो आबादी है वो 750 है। और गांव के रजिस्टर में कितने लोगों के नाम दर्ज है? 93, 92। और गांव में कितने लोग रहते हैं? 750 में से 23 लोग। 23 लोग। अब आप इसको कल्पना कर सकते हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है? रोजगार है जी। अगर यही रोजगार मिल जाए, हम बाहर तो नहीं जाएंगे ना कभी। फिर यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रोजगार। तभी तो हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं और मेरी माँ मेरी दादी गांव में, और बच्चे कहाँ हैं? बाहर। और फिर शादी करता है बाहर, और फिर बच्चे कहाँ पालता है? बाहर। और फिर हो सकता है मैं भी बूढ़ा किसी पहाड़ में रहूं, मेरी माँ भी यहीं रहे, मेरी दादी भी यहीं रहे, और यहीं मर जाए। तो उसके बाद घर खाली, मकान वो। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो श्रीनगर है, इस श्रीनगर में देखा आपने कितने ट्रक चलते हैं? हजारों ट्रक। और हजारों ट्रक क्या भरते हैं बेटा? रोड़ी, पत्थर। अब वो कहां ले जाते हैं? बेटा लाते हैं, वो बेचते हैं। और किसको बेचते हैं? हम ही को बेचते हैं, हम ही को बेचते हैं। ये नदी किसकी? हमारी। ये धरती किसकी? हमारी। और बेचते किसको? हमको। और जो बेच रहा हो कहाँ का है? बाहर का। यही अधिकार हमें चाहिए कि वो जो बेचने वाला होना चाहिए वो भी उत्तराखंडी, यानी कि गढ़वाली और कुमाऊनी होना चाहिए। ये प्रावधान देता है रोजगार का 5th शेड्यूल। हमारे बुजुर्ग भी होंगे, आप बेटा यूट्यूब पे जाइए, 5th शेड्यूल क्या चीज है उससे सर्च करिए। तो आपका रोजगार कहां से मिला? इस नदी से। ये ऐसे नहीं कि हमने बोल दिया। चक्रोता में, चक्रोता कितने लोग गए आप से? कोई गया है चक्रोता में? जौनसार। हम क्या बोलते था? बल उख नहीं जान किले की उगुम उलगे दिन इन बोल देना। पर असली स्थिति ये थी कि जौनसार एक गरीब क्षेत्र था। वहां ऐसी भूमि नहीं थी, वहां थोड़ी अलग प्रकार की भूमि है। तो वहां पे वो गरीब क्षेत्र था। 1967 में उनको ट्राइब का दर्जा दिया, और उसके बाद उनको जैसी जनजाति का दर्जा मिला, सचिवालय में सबसे ज्यादा लोग किसके हैं? जौनसार के। नौकरियों में, सरकारी में किसके हैं? जौनसार के। जौनसार के क्षेत्र में मैं गढ़वाली,
या कोई कुमाऊनी या बाहर का व्यक्ति 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकता। तो कानून तो ऐसे चाहिए ना हमें भी कि बाहर का व्यक्ति। तो आप मुझे बताइए, यहां कोई जमीन क्यों खरीद लेता है और जौनसार में क्यों नहीं खरीद सकता? तो कानून तो वही चाहिए ना। तो जौनसार में टोंस नदी है और भी एक नदी है, उस नदी में रेत आता है, पत्थर आते हैं, और 30-30 मीटर का ठेका। जब मेरी बिटिया अगर कल बड़ी हो गई तो इसने बोला जी हमारा ये जनजाति का क्षेत्र है, यू टीरी नदी में अलकनंदा नदी में कम से कम 200 ट्रक में तो निकल लो, ठेका मिल लो। तो वो गढ़वाली को ही मिलेगा, वो बाहर वाले को नहीं मिलेगा। तो मेरी बिटिया वहां जाएगी, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी और इस बेटी को वहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, तो पहाड़ की छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि रेत तो ऊपर से रोज आएगा, हर साल आएगा, पानी में बह के, पत्थर भी हर साल आएंगे, तो ठेका मिलेगा। इस नदी से, इस जंगल से अगर मेरे को 4 पेड़ काटने का लाइसेंस मिलता है और मैं 15 पेड़ लगा देता हूँ इस जंगल में, तो ऐसी तो पद्धति शुरू से चल रही है। मेरे दादा ने भी जब छत छाया तो उन्होंने भी वहां पे 2 पेड़ काटे और उसकी जगह उन्होंने जंगल में 4 पेड़ लगाए। बताइए ऐसी होता बुजुर्ग? ऐसी होता था? पठाल मिलते थे, हम लाते थे। अब खनन, अपने खेत का हम पेड़ काट लेते, अब नहीं काट सकते। तो ये कैसा हो गया कि अब आप जंगल नहीं जा सकते, अब आप पेड़ नहीं काट सकते, और थोड़े टाइम बाद आने वाला है कि अब आप देवता भी नहीं पूछ सकते। आने वाला है टाइम। क्योंकि अगर मैं ये बोलूं कि हमारी बिटिया, संस्कृति की बात कर लेते हैं, अभी हम संस्कृति की बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ क्या नेपाली, वन गुजर, पूरी पाकिस्तान को लोगों को आरक्षण मिल रहा है, तो वो सरकारी नौकरियों में चले जाएंगे, तो नीतियां तो वैसी बनेंगी ना जैसे सरकार बनाएगी। तो फिर हमें मजबूर हो जाएंगे कि हम बोलते थे कि चलो यार कम से कम ये छोरे कम से कम क्या सरकारी नौकरी थी, और हाँ हम अपनी लौड़ी में दे दें कि भाई सरकारी नौकरी थी, और कुछ वैसे हम मतलब नहीं रखला बाद में किले, क्योंकि हम सरवाइव कर रहे हैं, मतलब जिंदा रहने की कोशिश करेंगे उस टाइम पे। तो मैं ये समझता हूं कि इस पूरे प्रदेश के अंदर नौकरियां किसको मिलनी चाहिए? हमें। जंगल से रेत निकाल, ये नदी से रेत निकालने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिलना चाहिए बेटा? हमें। इस पहाड़ से अगर पेड़ भी काटना अपने रोजगार के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलना चाहिए? हमें। अगर इस पहाड़ में कैंपिंग करनी है, यानी कि इस पहाड़ के अंदर 15-20 अगर वो कैंपिंग लगाना है, तो उस जंगल में कैंपिंग लगाने का लाइसेंस किसको मिलना चाहिए? हमें। तो जब सारा रोजगार मिल जाएगा तो हम पलायन क्यों करेंगे? ये तो जौनसार में होता है, उनको वो तो नहीं करे कभी पलायन। आपने सुना जौनसार वालों ने गाना बनाया हो कि तू आ जा रहे वापिस, तू आ जा रहे वापिस? वो नहीं बनाते। हम तो 40 साल से नैन सिंह नेगी जी ना, पहाड़ छुट्टी गए, घर बार छुट्टी गए, लगे हुए हम लोग 40 साल से, पर क्यों छूट रहा है ये किसी को नहीं पता। तो अब हमने क्या करना है कि अपने पूरे पहाड़ को, एक बात को ध्यान रख लीजिए, ट्राइब जाति पे नहीं लगेगा हमारे लिए, ट्राइब जाति पे नहीं लगेगा, और ना ही लगता है हमारे लिए। ट्राइब कहाँ लगेगा? अगर ये क्षेत्र है, जैसे यहाँ के विधायक कौन थे पहले जिन्होंने ओबीसी का दर्जा दिया राठ में? तो उन्होंने क्या जाति पे दी? राठ क्षेत्र को दिया उन्होंने। तो ये भी तो कोई क्षेत्र होगा, इसका भी तो कोई नाम होगा आपके इतिहास में, है? कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे मैं हूं, तो मैं इडवाल हूं, मैं इडवाल घाटी का हूं, तो मैं जो आरक्षण मांगूंगा या मैं बोलूंगा मेरे पहाड़ को ट्राइब कर दो, बोले किसको ट्राइब करना? बोलोगे इडवाल समुदाय को ट्राइब करो। तो इडवाल के अंदर बामण भी आता है, जजमान भी आता है, कोली भी आता, सब आते हैं, तो पूरे पहाड़ को ट्राइब हो जाएगा। तो फायदा ये होगा कि रोजगार हमें ही मिलेगा, सरकारी महकमे भी, और प्योर 50% का आरक्षण पहाड़ के लिए हो जाएगा। अगर पहाड़ की जनसंख्या 60% है ना, तो आरक्षण भी 60% होगा। पहाड़ की जनसंख्या 50% है तो आरक्षण 50% होगा। तो होगा क्या कि अगर प्लेन की जनसंख्या 50% है, प्लेन मतलब देहरादून, उधम सिंह नगर, ये उनकी मिला के 50% है, और हमारी पहाड़ की 50% है, तो 50% का आरक्षण हमारे लिए निश्चित हो जाएगा। तो रोजगार हो गया ना हमारे लिए। क्यों? मैं वही बोल रहा था, मुझसे पूछ रहे थे कि भाई कैसे, मैंने बोला यार हमारे भाई तो दिन में हॉल लगा दूँ, फिर पानी भी ला दूँ, और फिर स्कूल भी जा दूँ, अब इनकन के तोड़ पेपर। अरे एक जो देहरादून में बैठा हो तो सिर्फ एसी के अंदर पढ़ता लिखता और पेपर देने चला, तो पास तो उसी ने होना है। इसलिए हमें आरक्षण चाहिए,
इसलिए हमें 50% 60% का रिजर्वेशन चाहिए, जो हमें मिल जाएगा। दूसरा, हमारे में जौनसार में एक ही गांव के अंदर, बेटा तुम लोग सुनो, जौनसार के क्षेत्र में 1 लाख की आबादी में 3-3 IAS ऑफिसर एक गांव से सिलेक्ट होते हैं। IAS ऑफिसर कितना बड़ा पद होता है। गांव का नाम अस्कार्ड है, चक्रोता से 8 किलोमीटर पहले पड़ता है। जमीन पे बैठ के दाल भात खाते हैं वहां के IAS ऑफिसर। और हमारे IAS ऑफिसर अगर एक बन जाए तो हम बोलते हैं यार ये रावत चू, यो हम रावत छा, हमर रावत चू, और चला रहे यूट्यूब पे फलाना रावत IAS ऑफिसर बढ़ गई, वो फलाना रावत। जब उत्तराखंड से इसी साल 4 IAS ऑफिसर सेलेक्ट हुए तो बोला कौन कौन हुआ। एक चमोली गढ़वाल से, नाम नहीं बताया समुदाय क्या है, एक ऋषिकेश से, एक और थी देहरादून से, और जो लड़की चौथी सेलेक्ट हुई थी, जो ट्राइब के माध्यम से सेलेक्ट हुई थी, उसको बोला था वो जौनसारी है, उसका समुदाय बता दिया। पर जो देहरादून वाली थी उसको तो ये नहीं बोला नहीं कि गढ़वाली है कि कुमाऊनी है कि फलाना समुदाय, ये तो नहीं बोला, क्योंकि हमने अपनी पहचान खो दी है। और पहचान ऐसे ही खोते हैं लोग। पहले तो दिल्ली जाते, फिर किसी और से शादी कर लेते। अगर मैं ऐसे बोलूं मेरी बेटी है, अगर वो कल किसी दूसरे किससे शादी कर ले तो कहाँ से संस्कृति बचेगी। कौन बनाए, वो क्या बोले, वो बोलेगी, वो शर्म के मारे में नहीं बोलेगी कि हाँ पतिदेव जरा मूला खिचड़ा आलू खिचड़ा बना लो। वो बोले क्या चीज है, वो हंसेंगे, बस इन नगर हम तो शर्म आंदी बल रोट रोट अड़ सलाड ना पेचिस लगती हुई तो गर्म हो दू हाँ बंद नहीं इधर। तो हमारी जो संस्कृति है, अगर मैं किसी गढ़वाली लड़की से शादी करता तो मेरी गढ़वाली लड़की बोलती पर हमारा संस्कृति एक है, तो रोट भी बनाएंगे हम, अरसा भी बनाएंगे हम, कफली भी बनाएंगे, भाड़ू भी बनाएंगे हम क्या बोले कंडेले की भुजी भी बनाएंगे। हमारी संस्कृति सेम है। हम पांडव भी नहीं नचाएंगे, हम देवता भी नचाएंगे, सेम है। तो संस्कृति बच जाती है। ऐसे बचती संस्कृति। वो दिल्ली बहुत सारे लेखकों का बोलते तरीका लगा, बस संस्कृति ऐसे ही बचती, और कोई माध्यम नहीं संस्कृति बचने का। वो मन की ही बचाते हैं, 2 व्यक्ति ही बचाते हैं घर के। और जो मैं अगर देखिए 35 साल दिल्ली में रहा, मेरे पिताजी पैरालाइज हो गए तो हम दिल्ली चले गए थे, लेकिन मेरे पिताजी हमेशा गढ़वाली में बचाते थे। तो हमें गढ़वाली आती अपने घर में, हम चारों भाई गढ़वाली बोलते हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो मेरे फादर इन लॉ, मेरे बड़े भाई के फादर इन लॉ, वो गढ़वाली में अपने बच्चों का आगे बात नहीं करते, तो उनको समझ भी नहीं आती और बोल भी नहीं पाते। उम्र हमारी जितनी होती। तो ये सारा कहाँ से आता है, संस्कृति। तो 5th शेड्यूल आपको क्या देगा, संस्कृति। रोजगार कहां से मिल गया, इसी से मिल गया। और जो कानून सरकार हमारे सर पे डाल रही है, वो कानून किससे हटेंगे, एक इसी कानून से हटेंगे। अब कुछ लड़के बोलते हैं बल भू कानून लगाओ। अरे भू कानून का लगन, लोग खेत नहीं करना जानते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं आपसे कि मैं जैसे गांव में गया तो मैंने बोला चाची हम का चल बल एक उख चाहिए, एक डांडा चाहिए, एक बेड़ चाहिए, एक तुम एक सेरा चाहिए। हम बोले यार 4 खेत, बल 4 ही जन तुम्हारा। और मैंने बोले 4 यूं तो 4 भाई बहन हम चाह, तो चारों ने एक खेत लिए, वेगी खत्म सब में एक खेत। अब मेरा 2 लड़ी छन, तो मैं भी आधा खेत बल, वो बोला पिताजी के लिए जाना मन गौरा आधा खेत था, खत्म। तो क्या हो गया जी, हम भूमिहीन। तो जैसे हम जनजाति के अंदर आते हैं, हिमाचल के जनजातियों को क्या मिलती है, जमीन। तो 4-4 बीघा जमीन मिलती है। जब खेत हम हमारे एप्लीकेशन दे देते हैं ना, पूरा उत्तराखंड बोल दे, क्योंकि उत्तराखंड की भूमि में कितनी भूमि में रह रहे हैं हम 12% भूमि में रह रहे हैं, और बाकी 88% भूमि क्या है, खाली। तो वो हमारे लिए तो है वो 88% भूमि। तो जैसे हिमाचल के लोग 4-4 बीघा लैंड दे रहे हैं अपने लोगों को, तो हमें भी मिलेगा। ये बच्चा एप्लीकेशन लगाएगा कल, मैं भूमिहीन हो चुका हूँ। भूमिहीन का पैरामीटर क्या है, 4 नाली से कम जमीन जिसके पास है वो भूमिहीन है। और दिखाओ अपने दस्तावेज में, तो वो करेंगे। अभी लोग बोलते हैं नहीं हम पे खेत बोते हैं। मैंने बोला खेत तो तब होगा क्योंकि गोल खाता समझते हो, गोल खाता यानी कि मेरे दादाजी के नाम पे थी, जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है उसी के नाम पे आई है, बंटवारा तो हो ही नहीं रहा। तो किसी को पता नहीं ना भूमि कितनी है, किसके पास क्या है। तो मुझे अपने खेत समझने के लिए उस झाड़ से जाने के बाद तब 4 खेत समझ आए मुझे कि ये मेरे खेत है। और अगर मैं कभी नहीं आता तो मेरा बेटा बोलता शायद हमारे वहां खेत थे, और मेरा पोता बोलता कभी हम उत्तराखंड में रहते थे। खत्म गए जी।
और ऐसे उत्तराखंड की 10% जनसंख्या जो आज तक वापस नहीं आएगी और गायब हो चुकी है। तो आप समझ गए जी। रोजगार, अब लास्ट पॉइंट है, उसके बाद मैं बात खत्म कर देता हूं। रिवर्स माइग्रेशन। अब जब ट्राइब का सर्टिफिकेट होता है और उससे क्या मिलता है हमें? आरक्षण, और हमारा सिलेक्शन क्या हो जाता है? जल्दी। तो दिल्ली में रह रहा व्यक्ति और घर नहीं वापस आ रहा है, जैसे निशांत रोहताण 24 साल बाद आया, तो निशांत रोहताण ने शादी करी, तो निशांत रोहताण जी बोल रहे हैं कि यार ऐसा है कि अगर मैं गांव का सर्टिफिकेट बनाऊंगा, ट्राइब सर्टिफिकेट बनाऊंगा, तो मेरे बच्चे जल्दी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो फटाफट दिल्ली बटी घर आ लो और अपना सारा आधार कार्ड, वोटर कार्ड एक शिफ्ट कर लो और अब फटाफट परिवार इसमें नाम दर्ज करा लो, है ना। अतः गांव की क्या बढ़ रही? जनसंख्या। और सरकार क्या बोलती? जद आधार कार्ड कन उदगा सेवा, यही तो है सबसे बड़ा नियम। तो आधार, निशांत का आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब यहीं आ जाएगा, बेशक वो वहां रहे, लेकिन जिस दिन निशांत और उसके बच्चे नौकरी लग गए तो गांव आ जाएंगे सीधा। आएंगे नहीं आएंगे जी? ऐसे बनाते कागजात। वो बोलते नहीं गाड़ी कहाँ की लेनी, बस दिल्ली नंबर अच्छा से। तो आधार कार्ड भी जब ट्राइब का सर्टिफिकेट यहाँ बनेगा तो मेरी बेटियां और मेरे बेटे IAS ऑफिसर बनेंगे। और जब सरकारी महकमे में यही बच्चे जाएंगे रिजर्वेशन वाले, तो ये नीतियां किसके लिए बनाएंगे? पहाड़ के लिए। अभी नीतियां में, अभी उसके अंदर सरकारी महकमे में कौन लोग हैं? प्लेन के। आपको पता है फर्स्ट क्लास ऑफिसर में सबसे ज्यादा लोग कहाँ के? पता आप में से किसी लोग? सर बताइए, आप ही बताइए, आप तो बुजुर्ग हमारे। बिहार के होंगे? नहीं, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। भोटिया नहीं, यहाँ पे ST वाले ही हैं। ST वालों का फर्स्ट क्लास ऑफिसर है, तो ऊन किले बुन तुम तक, तुम तभी ST मिला तुम्हारी प्रगति में। तो ये दुर्गति जो हमारी हुई थी, प्रगति ये हमने ही बदल। तो उन्होंने मांग लिया 1965 में, उन्होंने मांग लिया, 66 में उनको मिल गया है, और वो लोग बड़े बड़े पदों पे बैठे। इसी प्रकार से सबसे ज्यादा सेकंड क्लास और थर्ड क्लास ऑफिसर में कौन है? जॉन सार के, क्योंकि उन्होंने भी 67 में मांग लिया, इसलिए वो सारे ऑफिसर है। इन दो समुदाय ने पलायन नहीं किया, बेशक दिल्ली रह रही है, उन्हें कागजात कहाँ है? उत्तराखंड में। पूजा पाठ सब कुछ रहता है। हमारा उल्टा ही, हमारे कागजात भी वही है, सब कुछ वही है। भाई एक बूढ़ी अपने घर छोड़ रखी है, कम मूल्य कब भर गई, खत्म। ऐसी है जी, ऐसी चल रहा है सिस्टम। मेरे गांव में, मैं अपनी आँखें बता देता हूँ, 11 चाचा ताऊ है मेरे, 4 दादियां घर में रहती थी। लास्ट वाली चाची ने लास्ट वाली दादी ने अभी लास्ट ईयर दम तोड़ा है। अब पूरा गांव, पूरा कुटुंब खाली हो गया, खत्म। तो ये जो जैसी आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाने लोग घर आएंगे ना, तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। अब फिर एक बार आएगा, अब निशांत यहाँ आ चुका है, इसको पता लग गया है। अब ये हर बार है, जब भी यहाँ से उतरेगा जाएगा नीचे का, बोले चलो 15 किलोमीटर मेरे घोड़ के ऊपर चला, एक चक्कर मारिया। तो यही हमने अपने बच्चों को सिखाना चाहिए था पहले से, हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाया। तो ये जो अधिकार है, कानून स्पष्ट मांगना है। अगर हम जाते हैं किसी, अगर सब्जी की दुकान में जाते हैं, तो क्या हम ये बोलते हैं जरा एक साबुन दे दे? अरे सब्जी में सब्जी ही मिल दू, साबुन नहीं मंगदन। वो दूसरी दुकान होती किराने जो हम साबुन मंगदन। तो हमने भारत सरकार को बोलना है कि हमको जनजाति का दर्जा दो, हमें ट्राइब के अंदर डालो, हमारा पूरा घाटी ट्राइब के अंदर होना चाहिए। यहाँ कोई व्यक्ति जमीन नहीं देंगे हम, और यहाँ पे रोजगार का पहला अधिकार हमारा है। ये अलकनंदा से रेत निकालने का भी अधिकार हमें मिलेगा। ये बोलो आप लोग, ये है सबसे बड़ी लड़ाई। ये किसी ने बताया आज तक आपको? अब आपके लिए क्वेश्चन, अगली बार कोई MLA यहाँ आता है, अगर गणेश गोदियाल जाता हूँ तो पूछा कि तुम उन तो वो OBC को दिए, तो हम उनका कहा, तो कम से कम हमने भी तो दिया OBC। हम लड़ रहे हैं ट्राइब की लड़ाई, तो वो आपके लिए ऐसे काम करेंगे। आप रोड मत मांगो, रोड, क्योंकि जिस क्षेत्र को जनजाति मिल जाता है 80% पैसा सेंटर से आता है, तो 20% पैसा आपको राज्य से मिलेगा। अभी उल्टा है, अभी आपको 20% पैसे में गुजारा करना पड़ रहा है। जिस दिन आपको कानून मिल जाएगा तो 80% पैसा बाहर से आ जाएगा। और लास्ट बात बोल देता हूं,
अंकिता भंडारी के साथ जो घटना हुई वो इसलिए हुई क्योंकि उस बेटी का सुरक्षा कवच नहीं था। अगर उस बेटी को एसटी एक्ट मिला हो रहता कानून, तो कोई भी व्यक्ति उसको छेड़ता नहीं। इन बेटियों को हमें सुरक्षा कवच दिलानी, एक कानून दिलाना जिन बेटियों को सुरक्षा करे। ये दुनिया के किसी भी कोने में रहे तो उनको बोले नहीं नहीं ये तो उत्तराखंड की लड़कियां हैं, वहाँ ट्राइब की लड़कियां हैं, इनको नहीं कहना कुछ भी। जौनसार में ये नहीं होता, रेप रूप नहीं होते, क्या लाहौल स्पीति में नहीं होते इतने बड़े, ये तो उत्तराखंड में ही हो रहे हैं। दिल्ली में चले जाओ, किरण के साथ रेप हुआ, उसको न्याय नहीं मिला, पता नहीं भाई कुआ छो कुकर की चल गई और वो बाई इज्जत बरी बेगन। और अभी आप ये सुनना चाहिए कि वो 3 लोगों तक अभी उम्र कैद होगी, पर अभी तो निचले अदालत, अभी तो हाई कोर्ट, अभी तो सुप्रीम कोर्ट और कहीं ना हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट में हूँ तो बाई इज्जत बरी कर दे। जन किरण ने नेकी करे, किरण नेकी का क्या था, इससे स्ट्रॉन्ग केस था। उन तीनों को फांसी की सजा हो गई थी, फांसी की सजा, उसके बाद भी बाइज्जत बरी हो गए। इन पे तो कम हुआ है, ये तो सिर्फ उम्र कैद हुआ है। तो हमने अपने बच्चे को कानून देने, देवता को एक सुरक्षा देनी है। तो ये ऐसे हम लोग मानते हैं भैया देखो, देवताओं को सुरक्षा रखोगे, पहाड़ को सुरक्षा रखोगे तो असगार नहीं लगेगा। देवताओं को नहीं सुरक्षित रखोगे, अपने देवताओं के सम्मुख नहीं रहोगे और अपने बच्चों को भला नहीं चाहोगे तो असगार लगेगा प्योर। नहीं तो अजीत डोभाल जी इतने अमीर आदमी, इतने मुख्य आदमी, अपने गांव में मकान ही नहीं बना पाए। विपिन रावत जी अपनी जिंदगी में बोलते बोलते रह गए कि मैं घर जा लो अपना मकान बना लो, पर देवता ने बोली बना अब नहीं आंट नहीं है ही नहीं, घर भी नीचे तो असगार ही है तो और क्या है। तो हम जिस भूमि में रहते हैं पहले उसकी कल्पना करें, इन बच्चों के लिए रोजगार, इन बेटियों के लिए सुरक्षा, हमारे देवताओं के लिए एक सुरक्षा कवच कि बाहर के लोग यहाँ ना आए, हमारी बेटियों की सुरक्षा। अब हमारे गांव के लोग डर गए। निशान भाई क्या बोल रहे थे, हम बोले कि रोड भेज दो, तो उन्होंने क्या बोला, बेटी बुआरी भाग जाएगी। हाँ बेटी बुआरी भाग जाएगी, तो रोड नहीं चाहिए हमें। अगर रोड आ जाए तो बेटी बुआरी हमारी भाग जाएगी बड़ी। इतना डर हो गया हमारे उत्तराखंड में। तो अब आपसे क्या उम्मीद है हमारी, लास्ट बोल के 2 मिनट बात खत्म कर देता हूँ। ये उम्मीद है कि पांडव नृत्य इतने भव्य तरीके से इसको सेलिब्रेट करो अगली बार, इसकी गूंज पूरी उत्तराखंड में जानी चाहिए, पूरी दिल्ली में जानी चाहिए। उनको बोलो, दिल्ली वालों को, आओ यहाँ हमारा ये धरोहर है, इसको बताओ, ये चाहिए हमें आपसे, अपनी वेशभूषा पहनो, यही तो चाहिए भाई, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और बाद में बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिस दिन श्रीनगर में बहुत बड़ी वो होगी ना जनसभा, आप लोग अपने गांव में थोड़ा सा चल के नीचे आ जाना, सुन लेना, देख लेना, बड़े बड़े विद्वान वहां बात रखेंगे। बस इतनी ही चाहिए। कोई आपसे हम वोट मांगने फलाना मांगने कुछ नहीं आ रहे हैं। जो नेता हैं उनको आपके पीछे लगा देंगे हम सेवा करने के लिए, चाहे वो गोदियाल जी चुनाव लड़ रहे हो, चाहे फलाना धन सिंह जी लड़ रहे हो, या कोई और निर्दलीय भी लड़ रहे हो। अगर ये 2-3 नेता भी आपकी बात नहीं उठाते ना, तो जो निर्दलीय नेता वो आपकी बात उठा रहा है उसको वोट दो। सिंपल सी बात है। हम हार गए, हमारी तो हालत ही खराब हो गई। अब मैं निशांत को बोल रहा, मैं निशांत बोला मैं मिलते तो सबसे ज्यादा ट्राई जरूरत फिर इलाका दूर पड़ गई, वो मत जानो घूम इधर लोग रात में नहीं जा सकते, कहते बाग खे चलो, मेरे तो इलाका फिर भी ठीक थे, रोड सीधे घर जाते। मैंने बोला तेरे लिए तेरी लड़ाई तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हाँ तुझे तो सबसे पहले अपने गाँव को दिलाना है। तो कह रहा कि हाँ ठीक है, इस पर करते हैं हम काम। तो बेचारा आया है इतनी दूर से, मेरे को उसने कहा अनु भाई मैं पौड़ी में हूँ, मेरे को अपने गांव जाना। मैंने कहा है, कह रहे भाई वहाँ जाना। मैं चल ठीक है चलते। हम तो यहीं से निकले थे परसों, हम ये पूरी यात्रा करके आए थे, थराली उराली सब कुछ कर यात्रा करके आए थे। तो हमने सब लोगों का सर्वे किया और फिर यहाँ से निकले थे। फिर हम गए पौड़ी उड़ी श्रीनगर उन्नगर ये वो खंडा वंडा सब कुछ किया। अब हम पौड़ी में थे, तब उन्होंने कहा कि वापस, तब हम वापस आए। अब यहाँ पे हम करेंगे और फिर कल हम पापो जा रहे हैं, फिर हम पैठानी जाएंगे और कल हमारी मुलाकात हो सकता है गणेश गोदियाल जी से भी, तो हम बात रख देंगे उनका। तो अब आप समझ गए ना क्या है ये मुद्दा, है ना। ये जिंदगी चलती रहेगी, लेकिन ये पहाड़ की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, इन बच्चों का भविष्य नहीं सुरक्षित करोगे तो ये बच्चे बाद में बोलेंगे कि पता नहीं यार, हम जब हम बोलता ना पता नहीं यार हमारे दादा का बस गए, कोई अच्छी जगह नहीं है, तो कोसते किसी न किसी बात पे कोसते। तो वो ऐसा ना हो कि मेरा पोता मेरा बेटा मुझे कोसे कभी।
और बस यही उम्मीद है कि त्यौहार को मनाओ, अपने जो वेशभूषा है पुराने उसमें शर्म मत करो। दिल्ली में एकेडमी बनी, वहाँ पे सारे लोग उत्तरायणी मनाने के लिए अपनी वेशभूषा पहन के आते हैं। और मुझे इस बात की शर्म है कि मैं वहाँ अभी क्षेत्र में गया, वहाँ एक महोत्सव हो रहा था, सारे लोग घर के कपड़े पहन के, नॉर्मल कपड़े पहन के वहाँ से पहुँचे। और क्या त्यौहार था? उनका खुद का त्यौहार था, उनके देवता का त्यौहार था, जबकि उन्होंने अपने खुद के एक पहनावा हो तो पहन के पहुँचने चाहिए थे। ये पहनावा का कल्चर तो हमारी महिलाओं पे, हमारी बेटियों पे, सब पे है, तो करे ना, इसमें शर्म की बात नहीं है। ये गोलबंद यही है, ये गुलबंद जो पहना जाता है, क्या बोलते हैं, गुलबंद बोलते हैं, गुलबंद बोलते हैं, वो यही पहनते हैं। शर्म नहीं करनी उसमें, खूब पहनो, सारे वो पहनो। ये मैं बात खत्म करता हूँ। मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ कि अपने अधिकार वापस लो, इन बच्चों के भविष्य शुरू करो। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ये बच्चे बहुत ही नाजुक बच्चे हैं। हमारे उत्तराखंड की लड़कियां बहुत सीधी हैं, बहुत वो हैं। बाहर से लोग आ रहे हैं, बहका रहे हैं, फंसा रहे हैं, और उनको आपको पता ही नहीं चलेगा कब उनके साथ क्या करता हूँ। तो इसीलिए मैं, निशांत भाई बोलते हैं, रोड पर कोई भी हमारे उत्तराखंड की लड़की होती है, हम उसको लिफ्ट देते, बेटा ऐसे नहीं मांगते। तो बहुत, अभी तो बहुत खतरनाक मोमेंट आने वाला है। ट्रेन आने के बाद और खतरनाक, और ट्रेन आने के बाद क्या क्या होगा आप सोच नहीं सकते हैं। वो कह रहे कि ट्रेन मिलेगी तुम्हारे, यार आग लगला तुम्हारे ट्रेन पर। हमने क्या बोली कि ट्रेन दिया, हम लोग रोजगार चेंज होंगे, रोजगार नहीं देना था, ट्रेन देना था सीधा। तो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।